हेलो स्टूडेंट, चलिए पिछले वीडियो का ही शेष फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का बचा हुआ पार्ट को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे भारत में संसाधन का वर्गीकरण, जिसमें दो तरह से उस पहले वीडियो में बताए थे, जैव और अजैव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को बांटते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर भी अगर संसाधन को बांटते हैं तो दो तरीके से बांटते हैं। पहला है आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन में हम लोग देखेंगे कि कहता है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फिर से प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में अगर उदाहरण के रूप में लेते हैं तो पहला आपका होता है सौर ऊर्जा, दूसरा होता है पवन ऊर्जा, तीसरा होता है जल विद्युत। तो इस तरह से कहने का मतलब है ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब दूसरी देखेंगे, दूसरा में हम लोग का अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन। इसका ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। अनवीकरणीय में इसकी प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष तक लग सकते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर भी देखें दो तरह के, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। अब आगे देखते हैं, स्वामित्व के आधार पर कहता है कि संसाधन को भी वर्गीकरण किया गया है। इसमें चार तरह से किया गया है। पहला आपका आता है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन जिस पर अधिकार किसी खास व्यक्ति का होता है, मतलब वैसा होता है जिसमें किसी निजी क्षेत्र का होता है। जैसे में उदाहरण के रूप में अगर लेते हैं व्यक्तिगत संसाधन में, तो आपका खेत हो गया, मकान हो गया, जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा अगर स्वामित्व में आएंगे तो आपका होता है सामुदायिक संसाधन। तो इन संसाधनों का वैसे क्षेत्रों से महत्व है जिनमें किसी खास न होकर के बल्कि पूरे समुदाय के लिए अधिकार होता है। जैसे में आप देखेंगे तो मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया। कहने का मतलब है ये वैसा संसाधन है जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार न होकर के संपूर्ण लोगों का अधिकार होता है, उसको क्या कहेंगे? सामुदायिक संसाधन कहेंगे। अब राष्ट्रीय संसाधन आता है। तो राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है कि वैसा संसाधन से संबंध है जिसमें देश के अंदर जितने भी संसाधन होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत। अब आपका आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कौन सा संसाधन? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब है कि ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष कर लेते हैं इसमें, तो लगभग समुद्र से 200 किलोमीटर तक की दूरी का अपवर्जित क्षेत्र जहां तक समाप्त होती है, वो वहां पे अगर किसी संसाधन निकलता है या प्राप्ति होती है तो वैसे संसाधन कहाँ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में जाएगा। इसके लिए आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे? तो 200 किलोमीटर तक के प्रवर्धित क्षेत्र जो होते हैं उसी को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब आगे देखते हैं तो फिर आपको आता है विकास के स्तर पर भी संसाधन को चार भाग में बांटा गया है। किसके स्तर पर? विकास के स्तर पर। तो पहला कहता है संभावी संसाधन, मतलब वैसा संसाधन से है जिसमें संभव है कि वहां पे संसाधन है लेकिन उसका उपयोग नहीं किया गया। जैसे हिमालय के तराई क्षेत्र में संसाधन है लेकिन उसका उपयोग करने का प्रक्रिया काफी लंबा है, काफी खर्चीला है, इसलिए उसको संभावित क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अब आप आगे आते हैं तो इसमें आता है आपका विकसित संसाधन, मतलब वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति हो चुका है और फिर से उसको विकास के क्षेत्र में आगे की ओर लाया जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन। अब आपका आता है भंडारण संसाधन, जिसमें भंडारित करके हम लोग क्या करते हैं? जमा करके वो रखते हैं उसको, तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? भंडारित संसाधन कहेंगे। फिर आपका आता है संचित संसाधन, मतलब उपयोग जमा करके रखा हुआ चीज को फिर से हम लोग उसको क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। तो इस तरह के संसाधन को क्या कहते हैं? संचित संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से आपका एक पार्ट 2 वीडियो
इस वीडियो तक ही, क्योंकि ज़्यादा बना वीडियो लंबा हो जाएगा। अब इसके बाद